अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जितनी भी जंगें लड़ी गई, दोनों तरफ से फतह के जश्न मनाए जाते हैं और दोनों तरफ से जीत के दावे किए जाते हैं। यही हाल सितंबर 1965 की जंग का है। पाकिस्तान का कहना है कि जैसे कि मीडिया पे हर साल यौम दफ़ा की तकरीबात भी दिखाई जाती हैं कि रात की तारीकी में बुज़दिल दुश्मन ने लाहौर और सियालकोट पे हमला कर दिया और जिसका पाक फ़ौज ने दिफा किया। इसमें कोई शक नहीं कि इनफरादी तौर पर लाजवाल कुर्बानियों और बहादुरी की बहुत सी मिसालें सामने आई और लोगों ने यानी फ़ौजियों ने अपनी जानें दे के दिफा किया। जाहिर है कि जंग में आम फौजी मरते हैं, जर्नैल तो मरते नहीं। अगर जर्नैल मरते तो आज के दौर में जंगें बहुत कम होती। दूसरी तरफ भारत का भी कुछ यही दावा है, मगर पाकिस्तान ये कहता है कि ये जंग 6 सितंबर 1965 को शुरू हुई, जबकि भारत के ख्याल में ये जंग 5 अगस्त को शुरू हुई। ये जंग कब शुरू हुई, किन हालात में शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और किसने शुरू हुई, ये जानने के लिए कुछ क्लिप देखते हैं, उसके बाद तफसील से बात करते हैं। इन सारे क्लिप्स को गैर जानबदारी से सुनिएगा, देखिएगा। ये जो जंग थी ये गैर जरूरी थी और बेमकसद थी। 8,000 people into Kashmir जी और रेक्ट करेंगे पंजाब में। जी पंजाब में बिल्कुल। तो जंग हमने शुरू की थी। जी, एयर मार्शल असगर खान तकरीबन उसी अरसे में एयरफोर्स से रिटायर हुए थे। और फिर उसके अलावा आपने क्लिप सुना जनरल नूर खान का, जो उस वक्त एयरफोर्स की कमांड कर रहे थे और एयरफोर्स ने उस वक्त बिलाशुबा बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई की और भारतीय फ़ौज का बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उसके अलावा ब्रिगेडियर मोहम्मद की आपने बातें सुनी। इसके अलावा अगर आप उस वक्त के जो जर्नल थे, जनरल मूसा खान की किताब पढ़ें उससे, और गौहर अयूब ने जो एक अपनी किताब लिखी जिसमें वो जनरल अयूब की डायरी के इक़्तिबासात लिखते हैं, उससे भी पता लगता है कि ये जंग पाकिस्तान ने शुरू की थी 1962 में, जब हिंदुस्तान चाइना से बड़ी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त खा चुका था और चाइना ने हिंदुस्तान के बहुत से इलाके कब्ज़ा किए जो कि उसने बाद में वापस कर दिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो तकरीबन आज़ाद कश्मीर से दुगना बड़ा है, वो हिंदुस्तान से चाइना ने छीन लिया और जो उसने वापस नहीं किया, क्योंकि चाइना का ये मौक़िफ़ है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। कहा जाता है कि वो एक बेहतरीन वक्त था जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पे हमला करता और उसे हासिल कर लेता, मगर ऐसा नहीं किया गया। मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा थे, वो इस बात पे बज़िद थे कि अभी भी कुछ नहीं गया, अभी भी वक्त है, हमें हिंदुस्तान से जंग करनी चाहिए। दूसरी तरफ हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर का जो उस वक्त के तक का जो स्टेटस था उसको आइनी तौर पे तब्दील किया जा रहा था। वहाँ के वज़ीर आज़म का नाम तब्दील करके वज़ीर आला कर दिया गया, यानी प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर कहने लग गए आइनी तौर पे। ये बात जान के शायद आपको हैरत होगी कि 1965 तक, यानी उस वक्त तक, उससे कुछ साल कबल तक भारतीय मकबूजा कश्मीर में भी वज़ीर आज़म होता था। ये बाद में उन्होंने उसका स्टेटस चेंज किया। उसके अलावा आइनी तौर पे सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो ख़त्म कर सकता है, ये कानून में शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दायरा जम्मू कश्मीर तक बढ़ा दिया गया और कुछ ऐसी सूरत हाल हुई जिससे पूरे जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस वादी में काफ़ी हलचल मची और हालात ख़राब होने की सूरत में शेख अब्दुल्ला को रिहा करना पड़ा। इस दौरान 5 अगस्त को पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। ऑपरेशन जिब्राल्टर के हवाले से मेरे चैनल पे एक पूरी वीडियो है मेरे वालिद साहब की, जो उस वक्त राजौरी महाज में कमांड कर रहे थे मुजाहिदीन की, पाकिस्तान आर्मी के साथ वो शामिल हुए। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी है मगर वो देखने से आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी। कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक हम ख्याल जनरल मलिक की सूरत में मिले, जिन्होंने कन्विंस किया जनरल अयूब को इस जंग को शुरू करने पे। उस वक्त के जो जनरल थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल मूसा खान, वो ये कह रहे थे अव्वल तो हमें जंग करनी नहीं चाहिए, अगर करनी भी चाहिए तो आर्मी को कम से कम 2 साल चाहिए तैयारी के लिए। बहरहाल फाइनल डिसीजन तो अयूब खान का ही था, मगर आज तक तमाम फौजी जर्नैल जितने भी हैं उनके अगर बयानात सुने जाएं तो इसका मलबा वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे ही लगाते हैं। बाद में कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से किसी ने पूछा कि आपने ये जंग क्यों शुरू करवाई, तो उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ हिस्सा जीत जाते, यानी भारत से जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा छीन लेते, तो ज़ाहिर है कि बतौर वज़ीर ख़ारजा में इसका क्रेडिट लेता, और अगर हम हार जाते तो अयूब खान लोगों की नज़रों में गिर जाते। बहरहाल ऑपरेशन जिब्राल्टर पूरे जम्मू कश्मीर में तो कामयाब ना हो सका, मगर राजौरी और पुंछ सेक्टर में बहुत ही कामयाबी से पाकिस्तान की फ़ौज लड़ी। ब्रिगेडियर शेर अहमद की कमांड थी, वो जो उस वक्त कैप्टन थे, और राजौरी का बहुत सा इलाका उन्होंने फ़तह कर लिया। उसके अलावा एक और अहम बात है कि लोगों से वहाँ पे वादे किए गए, हलफ दिए गए और हलफ लिए गए कि ना आप हमसे बेवफाई करें, ना हम आपको छोड़ के जाएंगे। मगर जब सूरत हाल हिंदुस्तान की
इन फ़ौज के हाथ से निकलती हुई नज़र आई, बिलखसूस पुंछ और राजौरी सेक्टर में, क्योंकि एक तो हिंदुस्तान की फ़ौज इसके लिए तैयार नहीं थी और दूसरा गोरीला वार से वाकिफ़ नहीं थी। तो उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल जो उस वक्त सीज़ फायर लाइन कही जाती थी उससे आगे जो है वो बढ़ना शुरू किया, उस पर पेशकदमी शुरू की और दर्रा माजरत खाऊँ हाजी पीर बाईपास और करगिल हाइट्स और टटवाल का जो सेक्टर है वो पाकिस्तान आर्मी से छीन लिया और आज़ाद कश्मीर की तरफ बढ़ना शुरू किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने छम जोड़ियाँ से जो अखनूर सेक्टर है उसकी तरफ पेशकदमी की, टैंकों का एक बड़ा हमला किया। एयर मार्शल असगर खान के बकौल उन्होंने जनरल अयूब को कहा कि आप ये कर रहे हैं तो भारत यकीनन पंजाब में इस पर रिएक्ट करेगा, पंजाब में इसका जवाब देगा, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पंजाब के मैदानी इलाके में वो ज़्यादा आसानी से जंग लड़ सकता है बनिस्बत जम्मू कश्मीर के। मगर जनरल अयूब खान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे फॉरेन ऑफिस यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से यकीन दिलाया गया है कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो नहीं तोड़ा जाएगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि हमने जो जंग शुरू की वो एक मुतनाज़ा इलाके में की, यानी जम्मू कश्मीर में की, जिसको पाकिस्तान अपना हिस्सा करार देता है और हिंदुस्तान अपना हिस्सा करार देता है। दर हकीकत ये एक ऐसी रियासत है जिस पे कुछ हिस्से पे पाकिस्तान, कुछ हिस्से पे इंडिया और बाद में ज़ाहिर है कि चाइना का भी कब्ज़ा है, जबकि ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। और हिंदुस्तान ने जो हमला किया वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे किया, वो इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। हिंदुस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ज़ाहिर है हमारे ज़ेर इंतज़ाम इलाके पे जब हमला कर दिया गया तो हमें मजबूरन ये करना पड़ा। बहरहाल छम जोड़ियों को कामयाबी से छीना गया और कहा जाता है कि सिर्फ एक पोस्ट बाकी थी जिसके बाद पाकिस्तान फ़ौज दरिया चनाब के उस पार जा सकती थी और जम्मू से पुंछ राजौरी सेक्टर का रास्ता काट सकती थी और एक बहुत बड़े हिस्से को हिंदुस्तान के कंट्रोल से आज़ाद करवा सकती थी। मगर 5 सितंबर की रात एक तरफ तो जो मेजर जनरल अख्तर मलिक हैं उनको वापस बुला लिया गया और जनरल यकशिया खान को वहाँ पे भेज दिया गया। माजरत खां में यहाँ पे एक नाम लेना भूल गया, जो छम जोड़ियाँ जिन्होंने फतह किया, जो इफ्तिखार जंजुआ थे जिनकी कमांड थी और उसी वजह से छम का नाम बाद में इफ्तिखाराबाद रखा गया। बहरहाल एक तरफ तो वहाँ पे कमांड तब्दील कर दी गई, जनरल यकशिया खान कैसे जनरल थे ये हम सब जानते हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने सियालकोट और लाहौर पे हमला कर दिया। दोनों अफवाज, दोनों ममालिक बहुत से दावे करते हैं। पाकिस्तान का ख्याल यह है कि पाकिस्तान के 3800 फौजी शहीद हुए, हिंदुस्तान के लगभग 5000 फौजी मारे गए, इतने टैंक तबाह हुए, इतने जहाज़ तबाह हुए। दोनों के अलग अलग दावे हैं। बहरहाल पाकिस्तान की एक बड़ी फ़ौज जो है, टैंकों की फ़ौज जो है वो खेमकरन में फंस गई। उसके अलावा राजस्थान और बहावलपुर साइड पे पाकिस्तान की फ़ौज आगे गई, मगर लाहौर और सियालकोट में हिंदुस्तान की फ़ौज काफ़ी अंदर तक आ गई। लाहौर में तो सूरत हाल ये थी कि वो फ़ौज काफ़ी अंदर आ रही थी मगर कोई डिफेंस नहीं हो रहा था, कोई सामने से जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो इससे उन्हें लगा कि शायद ये कोई टैक्टिस है, हम ज़्यादा अंदर जाएंगे तो हमें घेर लिया जाएगा, जिस पे वो रुक गए। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पंजाब में जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। यहाँ तक कि जो फौजी छुट्टी पे थे उनको भी वापस नहीं बुलाया गया था। यानी ये एक अजीब बात थी कि आप एक मुल्क पे एक तरफ से हमला कर रहे हो और दूसरी तरफ से आप ये गुमान कर रहे हैं कि वो उस पर रिएक्ट नहीं करेगा। आदाद शुमार अगर देखे जाएँ, सूरत हाल देखी जाए तो दोनों की मुख्तलिफ हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीता कहाँ जीता। बहरहाल अगर हम मायदा ताशकंद की बात करें, जो ये जंग 17 दिन जारी रहने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 22 सितंबर को हुआ जंग बंदी का, उसमें जो जितना तकरीबन 710 मील रकबा पाकिस्तान ने को वापस किया हिंदुस्तान ने, और तकरीबन 200 कुछ मील रकबा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को वापस किया, जिससे ये लगता है कि ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान ने ज़्यादा बड़े हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया था। ज़ाहिर है कि कब्ज़ा किया हुआ था तभी उन्होंने वापस किया। दूसरी अहम बात यह है कि जंगें मखसूस अहदाफ को हासिल करने के लिए लड़ी जाती हैं। हिंदुस्तान का हदफ यह था कि वो जम्मू कश्मीर पे हमला करेंगे और जम्मू कश्मीर का कुछ पाकिस्तान का हदफ माजरत खां यह था कि वो जम्मू कश्मीर पे हमला करके उसको या तो आज़ाद करवाएंगे या एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका हासिल कर लेंगे, या कम अज़ कम हिंदुस्तान को मुज़ाकरात पे और जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम करवाने पे मजबूर कर लेंगे, जिनमें से कोई भी हदफ हासिल नहीं हुआ। भारत का हदफ ये था कि वो पंजाब पे हमला करेंगे और पाकिस्तान को मजबूर करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर पे ऐसे अपनी फ़ौजें वापस निकाले, और वही हुआ। इंटरनेशनल बॉर्डर पे जिसका जितना कब्ज़ा था, जितनी फ़ौज आगे गई थी, मायदा ताशकंद के तहत जो जनरल अयूब खान और उस वक़्त के भारत के वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान हुआ, वो वापस फ़ौजें 5 अगस्त से पुरानी वाली पोजीशन पे चली गई, मगर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर जो हिस्सा जिसके पास था वो वैसे ही रहा। यानी पाकिस्तान ने जो छम जोड़ियाँ का इलाका फ़तह किया था वो आज भी पाकिस्तान के पास है, जहाँ पे 65 में बहुत ज़्यादा जो महाजरीन आए उनके वो वहाँ पे आबाद हैं, उनको ज़मीनें वहाँ पे अलाट हुई। और हाजी पीर बाईपास और करगिल हाइट्स टटवाल वगैरह आज भी हिंदुस्तान के पास है। करगिल पे बाद में एक और लड़ाई भी हुई।
यूँ इससे लगता है कि ये एक गैर ज़रूरी जंग पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई जिसका कोई हासिल हसूल नहीं हुआ। ना तो पाकिस्तान के अवाम को कोई फ़ायदा हुआ, ना हिंदुस्तान के अवाम को। ताहम हिंदुस्तान ने इससे सबक सीखा। ज़ाहिर है कि उस वक्त दोनों ममालिक की तैयारी नहीं थी, मगर हिंदुस्तान ने जो सबक सीखा उससे 71 के में उसके नताइज सामने आए और पाकिस्तान ने सिर्फ ये प्रोपेगेंडा नसाबी किताबों और मीडिया के ज़रिए एक किया जो कि हम जंग जीते हैं मुख्तलिफ तरानों की सूरत में, और सारा फोकस इसी पे रखा। ताहम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इससे ये फ़ायदा उठाया कि जब ताशकंद का माहिदा हुआ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वापस आके ये तासर दिया कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा इलाका जीता हुआ था जिसको जनरल अयूब खान ने गद्दारी करके वापस कर दिया है, और मैं उससे नाराज़ होकर अपनी वजारत से इस्तीफ़ा देता हूँ। और इस इस्तीफ़े के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम के एक मकबूल तरीन लीडर बन गए। बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है आपने ये सारी चीज़ें गैर जानबदारी से सुनी होंगी, गैर जानबदारी से सोची होंगी। अगर आप चाहें तो आप ख़ुद भी इस पर रिसर्च कीजिए, ख़ुद भी गौर कीजिए और गैर जानबदारी से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में दिफा के जश्न और जंगों को बहुत ज़्यादा कोई रोमांटिक किस्म की या बहुत ज़्यादा कोई जज्बे वाली चीज़ बना के पेश करने के अलावा खुद एहतसाबी भी करनी चाहिए और तारीख़ का दुरुस्त और गैर जानबदार मुताला भी करना चाहिए। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की अवाम के ताल्लुक है तो हर जंग में उनका ज़्यादा नुकसान हुआ, पहले से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी मुश्किल हुई। 65 में भी जिस तरह के लोगों के ख़ानदान तकसीम हुए, जिनमें से एक हमारा ख़ानदान भी है, कुछ को हिजरत करनी पड़ी, कुछ वहीं रह गए। ज़ाहिर है कि जब पाकिस्तान की फ़ौज वापस आई तो उसके बाद लोगों के साथ वहाँ पे हिंदुस्तान की फ़ौज से इंतकामी कार्रवाई की गई। जो लोग उसमें शामिल हुए थे उनके घर जलाए गए, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई, बहुत कुछ हुआ। और हर जंग के बाद हमेशा यही होता है कि जो आम लोग हैं वही मरते हैं। आम लोगों को जंग की एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, और जंग के दौरान भी ज़ाहिर है कि आम फौजियों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दे के फतह की, दिफा किया या जो भी किया उसमें आम फौजियों की ही कुर्बानियाँ थी। बहुत शुक्रिया जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने साथ दोस्तों का भी। अल्लाह हाफिज़।